बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है, लेक्चर 6। सॉरी, ये लेक्चर 4 मैंने मेंशन किया जबकि ये लेक्चर 6 है। ये मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, इसको अभी चेंज कर लेते हैं। लेक्चर 5 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ज़ीरोथ लॉ को देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, इसी तरह रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को देखेंगे। चैप्टर 20 है ये आपकी बुक का, फिजिक्स की जो बुक आपके पास अवेलेबल है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर ये चैप्टर 20 है। और फिर उसके बाद हम लोग डायग्राम्स के थ्रू इसको देखेंगे। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 6, ये बनिस्बत लेक्चर 5 के छोटा होने जा रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने मोस्टली पार्ट जो है वो कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने ज़ीरोथ लॉ को देखा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था, विच वाज डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड लॉ को देखा था। सेकंड लॉ को हमने इंट्रोपी के थ्रू किया था। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने इंजन्स को डिस्कस किया था, कार्नोट इंजन को देखा था, स्टीलिंग इंजन को हम लोगों ने देखा था और फिर उसकी एफिशिएंसी को फाइंड करना था, वो हम लोगों ने देखा था। कार्नोट इंजन में हम लोगों ने देखा था कि क्लोज्ड साइकिल होता है, उसके अंदर दो जो प्रोसेस हैं वो आइसोथर्मल थे और जो दो थे प्रोसेस वो थे एडियाबैटिक। जबकि स्टीलिंग के अंदर क्या था कि दो प्रोसेस जो थे वो तो आइसोथर्मल थे और जो दो थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर थे। और अब हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनाब हम लोग देखेंगे, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एज इट्स टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये टोटली डिपेंड कर रहा है एब्सोल्यूट जीरो के। ये पूरा जो लॉ है ये इर्द गिर्द घूम रहा है एब्सोल्यूट जीरो के। इसके अंदर वो क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाती है अगर टेम्परेचर सिस्टम का जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट हो जाती है जब टेम्परेचर अप्रोच करता है एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी अगर टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचेगा। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिस कांस्टेंट वैल्यू cannot depend on any other parameter characterizing the closed system such as pressure or applied magnetic field। ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, प्रेशर के ऊपर या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, वो जीरो केल्विन है। द सिस्टम मस्ट बी इन अ स्टेट विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या होता है कि जो सिस्टम है उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। Entropy is related to the number of accessible microstates and there is typical one unique state called the ground state with minimum energy। अब यहाँ पर वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है कि जहाँ पर किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। In such a case the entropy at absolute zero will be exactly zero। अब इंट्रोपी क्या है, हमने कांस्टेंट की बात की थी, तो जब एब्सोल्यूट जीरो पे बात आएगी तो इंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाएगी। इफ द सिस्टम डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड ऑर्डर, इफ इट्स ऑर्डर इज ग्लासी फॉर एग्जांपल, देन देयर मे रिमेन सम फाइनाइट इंट्रोपी एज द सिस्टम ब्रॉट टू वेरी लो टेम्परेचर्स। अब इसके अंदर ये बात करें कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं कि उसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर भी पहुंच जाने के बाद इंट्रोपी ऑल्दो जीरो तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम होगी, बहुत कम रह जाएगी। और जो कांस्टेंट वैल्यू है, द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर वो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत एंट्रोपी रह जाएगी जो बहुत मिनिमम होगी,
वो रेजिडुअल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहलाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, द इंट्रोपी इज इसेंशियली अ स्टेट फंक्शन मीनिंग द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडिंग सब एटॉमिक और एटॉमिक मटेरियल इज डिफाइंड बाय एंट्रोपी विच कैन बी डिस्कवर्ड नियर जीरो के। अब इसके अंदर वो बात करें कि जो इंट्रोपी है ना जी, वो बहुत ज़रूरी है। वो इन सेंस इसलिए ज़रूरी है कि 0 केल्विन के करीब पहुंचकर हम लोग डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूल्स और अदर कॉन्फ़िगरेशंस जो है पार्टिकल्स की, जैसे उसकी शेप हो सकती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, फिर उसके बाद सब एटॉमिक और एटॉमिक मटेरियल जो उसके अंदर होगा, उसको हम स्टडी कर सकते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। The Nernst-Simons statement of the third law of thermodynamics concerns thermodynamic process at a fixed low temperature. The entropy change associated with any condensed system undergoing a reversible isothermal process approaches zero as the temperature at which it is performed approaches zero K. अब इसके अंदर जनाब वो क्या बात की जा रही है कि जो एंट्रोपी चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर के चेंज हो जाने से, अल्टीमेटली जब हम अप्रोच करते हैं 0 केल्विन के ऊपर, तो वो जो एंट्रोपी है वो भी 0 हो जाती है। अब इस पॉइंट के अंदर जनाब हम देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसीजर नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड to reduce the temperature of any closed system to zero temperature in a finite number of finite operations। अब ये काबिल गौर बात है, इसमें वो ये बात कर रहा है कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है एक क्लोज सिस्टम हो और हम ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर पहुंचे विद फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस फिगर के थ्रू। इस फिगर में जनाब आप लोग देख रहे हैं, फिगर 1 जो है वो लेफ्ट के ऊपर है, ये फिगर है बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। एब्सोल्यूट फिगर 1 के अंदर क्या है, जो लेफ्ट साइड पे एब्सोल्यूट जीरो कैन बी रीच इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इफ s of x1 is not equal to s of x2। ये x1 है, ये x2 है, इन दोनों की इंट्रोपी है, इसकी इंट्रोपी s1, इसकी इंट्रोपी s2। इसमें ये बात कर रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पर पहुंच सकते हैं, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पर पहुंच सकते हैं अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है, उस दूसरे के अंदर राइट के ऊपर हमें बताया जा रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इज नीडेड सिंस s इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। ये इक्वल नहीं है, सॉरी ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम लोग फाइनाइट नंबर के ऊपर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब इक्वल होंगे तो फिर फाइनाइट स्टेप्स में हम लोग नहीं पहुंच सकते। और सेकंड केस के अंदर यही है कि एंट्रोपी जो है वो x1 की और x2 की वो आपस में इक्वल है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और एंट्रोपी को दोबारा देखेंगे। इसके अंदर ना कुछ एग्जांपल दी हुई हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, जैसा कि यहाँ पर हैंड्स और कप ऑफ कॉफ़ी का एक एग्जांपल दी हुई है कि कप ऑफ कॉफ़ी है वो वार में और हम हैंड्स जो है वो उसके ग्रैब करते हैं, कॉफ़ी को ग्रैब करते हैं, तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इरिवर्सिबल होगा। मतलब एक बार जब अगर हीट ट्रांसफ़र हो गई तो उसके बाद लाइक अगर हॉट कप से आपके हैंड्स की तरफ हीट ट्रांसफ़र हुई है और आपके हाथ जो है वो भी हॉट हो गए हैं, माइल्ड हॉट हुए हैं, तो बस ये फिर इरिवर्सिबल है। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथों से जो हीट है वो शिफ्ट हो जाएगी कप ऑफ कॉफ़ी की तरफ। और इसी तरह फिर दूसरी एग्जांपल दी गई है मॉलिक्यूल्स प्लस रूम की, ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 ये ऊपर वाली चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं,
Thus, changes in energy within a closed system do not set the direction of irreversible process. Rather than direction is set by another property that we shall discuss in this chapter, the change in entropy of the system. Entropy जो है, change in entropy, वो set कर रहा होता है direction को. अब यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंटर है नीचे, वो ये है कि इफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, इट नेवर डिक्रीजेस. अब हम लोग इस फिगर की एग्जांपल से देखते हैं चीज़ें. फिगर 21 है, इसमें है ए द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है. ए में क्या है कि द गैस इज कन्फाइंड टू द लेफ्ट हाफ ऑफ एन आइसोलेटेड कंटेनर बाय अ क्लोज्ड स्टॉप कॉर्क. इसके अंदर ये है कि इंसुलेशन जो है हुई है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में है. और दूसरे के अंदर क्या है कि हमने उसको लिफ्ट किया है और हमने देखा कि वो मूव कर गया फाइनल स्टेज की तरफ. दूसरे में क्या हुआ है कि जब ओपन किया तो गैस जो है उसने रश किया इंटायर कंटेनर की तरफ. और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है. ये इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है और ये रिवर्स में नहीं हो सकता. अब ये ऐसा नहीं हो, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये मॉलिक्यूल्स दोबारा खुद ब खुद एक ही कंटेनर में जाके बंद हो जाए. फिर जनाब हम चेंज ऑफ इंट्रोपी की तरफ देखें. इंट्रोपी जो है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोपी होता क्या है. इंट्रोपी का फार्मूला जो था वो हम पढ़ चुके थे, विच वाज एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब यहाँ पर इंट्रोपी जो है वो फाइनल और इनिशियल आ गई है, तो एस एफ माइनस एस आई आ गया, विच बिकम्स इंटीग्रेशन आई एफ डी क्यू बाई डी टी. पीवी प्लॉट के थ्रू इसको देख लेते हैं हम लोग. पीवी प्लॉट वही है जो पीछे हम कार्नोट इंजन के अंदर भी देखते आ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर. इसके अंदर आप लोग पीवी डायग्राम में देखेंगे कि इनिशियल स्टेट आई दिखाई गई है और फाइनल स्टेट एफ दिखाई गई है. और इंटरमीडिएट स्टेट्स जो हैं वो गैस की वो नहीं दिखाई गई क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होती. ये जो पीवी डायग्राम है वो इस फिगर की दिखाई गई है. इस फिगर के अंदर क्या दिखाया गया कि एक इनिशियल स्टेज है जिसके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स एक ही चैम्बर में है. ये इनिशियल स्टेज है और फिर इनिशियल एंट्रोपी है. और दूसरे पार्ट में क्या दिखाया गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने राइट साइड का जो चैम्बर है उसको भी कवर कर लिया है और वो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया. अब जब गैस मूव कर रही थी तो उस टाइम इक्विलिब्रियम में तो नहीं थी, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो दोनों पार्ट्स नहीं थे, तो उस दौरान की कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ले सकते हैं. अच्छा जी, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं इस फिगर की. ये आप लोगों के पास फिगर नज़र आ रही है, ये वही है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उसके ऊपर लेड शॉट है एक. इसके अंदर जनाब क्या उन्होंने बयान किया कि टेम्परेचर आइडियल गैस का जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा. तो टेम्परेचर जो है टी आई इज इक्वल टू टी है, वो टी ही है, वो कॉन्स्टेंट है. तो इसके अंदर जनाब हम लोग क्या देखेंगे कि बोथ प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट सेम है फाइनल स्टेट के. और इसका क्या मतलब होगा कि उनकी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी सेम होगी. यहाँ पर आप फिर एंट्रोपी का फार्मूला देखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई. वो जो क्यू बाई टी था, इसके अंदर टी को हमने बाहर करके डिफरेंशियल ले लिया है हीट का. और फिर जब हम आगे देखें, हमने देखे कि इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट. तो अल्टीमेटली जो डेल्टा एस है वो हो जाएगा क्यू ओवर टी के. आप लोग इसको खुद पढ़ेंगे और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो ऑफकोर्स मुझसे कंसल्ट करेंगे. अब इसके अंदर जो है एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंटर एंड पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे. To find the entropy change for an irreversible process occurring in a closed system, replace that process with an reversible process that connects the
the same initial and final states, calculate the entropy change for the reversible process with equation 20.1. उसके अंदर जनाब वो ये बात करें कि अगर इंट्रोपी चेंज जो है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस का अगर क्लोज सिस्टम में अकर हो रहा है, अगर आप उसको रिप्लेस कर दें एक रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हों, तो फिर हम लोग इंट्रोपी चेंज जो है वो इस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेशन आ जाएगी और इनिशियल और फाइनल स्टेजेस आ जाएंगी। और उसके बाद हम लोग इस स्लाइड पे देखते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी ऑफ अ सिस्टम इज स्मॉल रिलेटिव टू द टेम्परेचर इन केल्विन्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, द एंट्रोपी चेंज कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। अब इसके अंदर टी जो है वो टी एवरेज हो गया है, एस एफ माइनस एस आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया क्यू ओवर टी एवरेज, इसके अंदर टी जो है वो एवरेज है। पीवी डायग्राम को आप लोग देखेंगे और फिर आइसोथर्म को आप लोग देखेंगे, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे जनाब इंट्रोपी को एज अ स्टेट फंक्शन। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, विच वाज ई इंटरनल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डिफरेंशियल ले लिया जब, तो डी ई इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पर जनाब आप लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वर्क को डी डब्ल्यू को पी डी वी के साथ, और फिर डी इंटरनल को आप लोग कन्वर्ट करेंगे एन सी वी डी टी के साथ, और फिर अल्टीमेटली आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के डेल्टा वी से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डी क्यू, ये वाली आ जाएगी। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये वैल्यू ली है, इसके अंदर डब्ल्यू की वैल्यू को पुट किया है, ए की वैल्यू को पुट किया है, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के अंदर फिर हमने पूरी इक्वेशन को जो है ना वो वी के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और फिर उसके बाद हमने क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेज को इंक्लूड करना है, तो हमने इंटीग्रेशन को यूज़ कर दिया इस पूरी इक्वेशन के लिए। जब इंटीग्रेशन को यूज़ किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई है। ये है एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन। इसको हम समझ लेते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। नाइट्रोजन गैस की एग्जांपल दी हुई है, उसके मोल दिए गए हैं, और उसमें उन्होंने हमसे पूछा एंट्रोपी चेंज आप बताएं हमें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो Q का फार्मूला हमें पता है, विच इज इक्वल टू NRT नेचुरल लॉग वी एफ ओवर वी आई, और फिर डेल्टा एस का फार्मूला था Q ओवर T, इधर Q की वैल्यू को पुट किया, वैल्यूज़ पुट किए और हमने आंसर निकाल लिया। सिंपल सा फार्मूला है। आप लोग ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और समझ नहीं आएगी तो फिर मुझसे कंसल्ट करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, ये भी इंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल के अंदर भी इंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है डी क्यू बाई टी है, इनिशियल और फाइनल स्टेज, क्यू की वैल्यू पुट की है, और फाइनली वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इंट्रोपी की वैल्यू आ गई है। फिर एस रिवर्सिबल है और एस इरिवर्सिबल है, इन दोनों की भी वैल्यूज़ उन्होंने फाइंड कर रखी हैं। ये आप लोग न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि आज के हमारे लेक्चर में क्या क्या था और हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोगों ने देखा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने देखा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के साथ डील कर रहा होता है, और वो ये बता रहा होता है हमें कि द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाती है अगर टेम्परेचर जो है वो अप्रोच कर जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो को। फिर हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ा कि क्या चीज़ है और क्या क्या उसके डिफरेंट थे हमारे पास चीज़ें थी।
कि एंट्रोपी का हमें क्या फ़ायदा होता है और एब्सोल्यूट ज़ीरो पर हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, वो हम उससे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। लाइक हम उसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो ज़ीरो हो भी जाए तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं रह जाती है, उसको रेजिड्यूअल एंट्रोपी कहते हैं। उसके बाद जनाब हमने ये वाली फिगर देखी थी। इस फिगर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि फाइनाइट नंबर, फाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट स्टेप्स को देखा था हम लोगों ने। तो अगर तो इस x1 की इंट्रोपी और x2 की इंट्रोपी आपस में सेम नहीं है तो फिर हम लोग फाइनाइट नंबर के थ्रू एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों सेम हैं तो फिर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अचीव करेंगे। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस को देखा, एंट्रोपी को देखा, रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ एग्जांपल देखी, जिस तरह कप ऑफ कॉफ़ी और हैंड को देखा, मॉलिक्यूल्स और रूम को देखा। फिर उसके बाद एक फिगर थी हमारे पास, उसमें एक चैम्बर में गैस थी, दूसरे में नहीं थी। फिर जब हमने उस दरमियान में लेड को हटाया तो वो मूव करना शुरू किया गैस ने, और अल्टीमेटली सेकंड चैम्बर जो था उसको भी फिल कर दिया। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो गैस दोबारा नहीं जाएगी उस तरफ। चेंज इन एंट्रोपी को देखा, उसके फार्मूला को देखा हमने, Q/T था जो कि। फिर हम लोगों ने एक पीवी डायग्राम को देखा। पीवी डायग्राम को सॉल्व करने के बाद जनाब हम लोगों ने उसके डिफरेंट फार्मूलाज को देखा, डेल्टा एस के। फिर टी एवरेज के ऊपर हमने फार्मूला को देखा। उसके बाद इंट्रोपी को हमने एज अ स्टेट फंक्शन देखा। स्टेट फंक्शन में हमने पुराने जो फार्मूलाज थे उनको रिकॉल किया और अल्टीमेटली हमने एक फाइनल इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने इंट्रोपी को ही सॉल्व किया। एक और हमने न्यूमेरिकल देखा जिसके अंदर हमने इंट्रोपी को सॉल्व किया, वही फार्मूलाज यूज़ करते हुए प्रीवियसली जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और कोई भी आप लोगों को इशू अपलोड हो जाएंगे ये लेक्चर। कोई भी इशू है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अब तो ऑनलाइन सेशन भी शुरू होने जा रहे हैं डिस्कशन के। तो कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।